सभी मित्रों को गुड इवनिंग। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का नाम कैसे पड़ा, ठीक है ना। राजस्थान के नामकरण के टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया था। अब उसी के आगे के वीडियो में इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, क्योंकि इतिहास को जब सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ा जाता है तो वो बहुत अच्छी समझ में आती है और बहुत शानदार समझ में आती है, क्योंकि सीक्वेंस होनी बहुत जरूरी है। इतिहासकारों ने भी अलग अलग घटनाओं की जानकारी उन्होंने एकत्र की, उनका गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद उन इतिहास की घटनाओं को कड़ी से कड़ी मिलाकर जोड़ा है और जोड़कर पूरी बहुत बड़ी इतिहास का निर्माण किया है, जो इससे अपने प्राचीन या अपने पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं उनके बारे में अपन जान सके। तो उसी अनुरूप अपन इतिहास को ऐसे ही पढ़ा जाता है कि एक के बाद एक कौन सा टॉपिक आएगा, है ना। इसलिए इस टॉपिक में मैंने आपके लिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं जो होती है, देखो पहले मित्रों, सभ्यताएं, कोई भी सभ्यता हो गई, कोई संस्कृति हो गई, ठीक है ना। संस्कृति की बात करें तो सबसे शानदार, सबसे उच्चतम संस्कृति वही होती है जिसमें किसी गरीब, कमजोर और लाचार व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाता हो, ठीक है ना। एक संस्कृति और एक सभ्यता से मनुष्य सभ्य और संस्कारी बनता है, ठीक है मेरे मित्रों। तो सभ्यताओं की बात करूं तो अगर आपको मैं कह दूं कि अगर मैंने आपको एक बहुत बड़ी जमीन दे दी, है ना, दे तो नहीं रहा हूं पर बहुत बड़ी जमीन दे दी, ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि बहुत बड़ी जमीन दी है और मैंने आपको कहा कि आपको अपनी संस्कृति विकसित करनी है, आपको अपना गांव बसाना है, आपको अपनी सभ्यता को विकसित करना है। तो मेरे मित्रों बताओ, आपको उसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? किस चीज की जरूरत होगी? तो किसी भी संस्कृति या सभ्यता को विकसित करते हैं, जमीन तो दे दी गई है आपको, तो सबसे पहले आपको जरूरत होगी, वो होगी किसकी? जल की। किसकी जरूरत होगी? पानी की। यानी कि पानी के बिना कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। जीवन, जल ही जीवन है। तो जल हर वस्तु, हर कामों में ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले आपको जल की जरूरत होगी। तो मित्रों, तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी सभ्यता का कोई भी स्थल हो, वो किसी न किसी नदी के किनारे जरूर होगा। किसके किनारे होगा? नदी के किनारे जरूर होगा। यहाँ पे कोई भी सभ्यता है, कोई भी संस्कृति अगर पनपी है तो वो किसी न किसी पानी के किनारे ही पनपी होगी। तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिएगा। अब मैं आगे बात करूं, राजस्थान की सभ्यताओं को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहली होगी आपकी पाषाण काल। क्या होगी मेरे मित्रों? पाषाण काल। दूसरी होगी ताम्र पाषाण काल। तीसरी होगी ताम्र युगीन। चौथी होगी कांस्य युगीन और 5वीं होगी मेरे मित्रों लौह युगीन। सभी सभ्यताओं का समय काल उनके नाम से ही जाहिर है कि किस समय क्या क्या होगा। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पाषाण काल की, तो पहले भी मैंने बता रखा है कि पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है मित्रों? पाषाण का मतलब पत्थर होता है और काल का मतलब होता है समय। यानी कि वह समय जिस समय केवल और केवल क्या था? पत्थर था। यानी कि आदि मानवों का समय, जिस समय मानव ने सिर्फ इसका इस्तेमाल किया है, पत्थरों का इस्तेमाल किया है, तो वह काल कौन सा कहलाता है? पाषाण काल कहलाता है।
अब पाषाण काल के बाद अगर अपन आगे की कड़ी में और जाए तो मानव ने, अब देखो ये शब्द जुड़ा है ताम्र पाषाण। ताम्र का मतलब होता है तांबा। क्या होता है मित्रों? तांबा। और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। यानी कि मानव ने पहले तो पत्थरों का इस्तेमाल किया और आगे जाकर पत्थरों का इस्तेमाल छोड़ा नहीं है, लेकिन पत्थरों का इस्तेमाल करते करते उन्होंने अपने जीवन में किस धातु को अपना लिया? तांबे को अपना लिया। किसको अपना लिया मित्रों? तांबे को अपना लिया। तो यहां पर सबसे बढ़िया प्रश्न कि मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी थी मित्रों? तांबा थी। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल हो गया, यानी कि वह समय जिस समय मनुष्य द्वारा पत्थरों के साथ साथ किसका उपयोग किया गया? तांबे का उपयोग किया गया, तो वह काल ताम्र पाषाण काल कहलाता है। अब आगे, इससे आगे बढ़े तो यहां पर लिखा है मित्रों ताम्र युगीन। ताम्र युगीन, देखो ताम्र का मतलब होता है तांबा और युग का मतलब होता है काल या समय। तो वह समय जिस समय मनुष्य द्वारा केवल किसका इस्तेमाल किया गया? तांबे का इस्तेमाल किया गया। यानी कि यहां पर मनुष्य ने पत्थरों का इस्तेमाल करना क्या कर दिया? बंद कर दिया और अपने जीवन में पूरी तरह किस धातु को अपना लिया? ताम्र को अपना लिया, यानी कि तांबे को अपना लिया। तो वह काल कौन सा कहलाता है? ताम्र युगीन काल कहलाता है। उसके बाद अपन बात करें कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता जो है, देखो मानव के जब दैनिक जीवन में अगर वो कार्य किसी चीज को करता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उस कार्य को जब बड़ा रूप देता है, तो उस समय जब इसने कार्य को बड़ा रूप दिया तो इनके दैनिक जीवन में ये जो तांबे की धातु थी जिसका इस्तेमाल ये करते थे, वह क्या पड़ गई? कमजोर पड़ गई। तो तांबा कमजोर पड़ने के बाद मानव ने तांबे से भी एक मजबूत धातु होती है, जो होती है कांसा। क्या होती है मित्रों? कांसा होती है। तो कांसा कैसे बनता है? जब तांबे में अगर टीन मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? जब तांबे में अगर टीन मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? कांसे का निर्माण होता है। तो दोनों धातुओं को मिलाने के बाद कांसे का निर्माण होता है, और ये कांस्य जो है वो तांबे से भी ज्यादा मजबूत धातु है। ठीक है, और उसके बाद मानव ने कांसे का उपयोग करते करते लोह का आविष्कार कर लिया। किसका आविष्कार कर लिया? लोहे का आविष्कार कर लिया। और मानव ने अपने जीवन में किसको अपना लिया? लोहे को अपना लिया। तो इस सभी सभ्यताओं के कालों को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस काल में कौन सी सभ्यता आती है। ठीक है ना। उसके बाद लोहे को अपनाने के बाद मनुष्य ने अपने जीवन में, दैनिक जीवन में किसका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया? लोहे का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि दैनिक जीवन में हर चीजों को आसान बनाने के लिए मानव ने कुछ न कुछ परिवर्तन किए हैं। ठीक है, अब आज की बात करें तो लोहे का इस्तेमाल करते करते मानव ने, आज भी अपन लोहे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोहे का इस्तेमाल करते करते मित्रों अपन ने आज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना भी प्रारंभ कर दिया। किसका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया? प्लास्टिक का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। आप देख लीजिएगा आपके दैनिक जीवन में आप 80% जो चीजें हैं वो केवल और केवल प्लास्टिक की उपयोग करते हैं। किसकी उपयोग करते हैं? प्लास्टिक के उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने ये मार्कर पकड़ा है, ये प्लास्टिक का है। जिस बोर्ड पर लिख रहा हूं वो प्लास्टिक का है। जिस फोन से आप पढ़ रहे हो वो प्लास्टिक का है, उसके कवर जो वगैरह जो होते हैं वो प्लास्टिक के हैं। जिस पेन से आप लिख रहे हो वो भी प्लास्टिक का है। सुबह उठकर जो ब्रश करते हो वो भी प्लास्टिक का है। जिस चम्मच से खाते हो या तो वो स्टील की होगी, वर्तमान में अभी तो प्लास्टिक की चम्मच वगैरह, बर्तन वगैरह सारे आ गए हैं। जिस कुर्सी पर बैठते हो वो भी प्लास्टिक की है। जिस मेज पर बैठते हो उसकी पट्टियां भी प्लास्टिक की होती है। यानी कि दैनिक जीवन में अपन केवल 80% की चीजें जो है केवल किसकी उपयोग करते हैं? प्लास्टिक की उपयोग करते हैं। तो मानव निरंतर किसी न किसी चीजों को अपने जीवन में अपनाता रहता है। तो पाषाण काल से लेकर लोह युगीन और लोह युगीन के बाद अपन आगे किस तरफ बढ़ गए? प्लास्टिक की ओर, जिसका आपके पास जीता जाता उदाहरण आप स्वयं हैं और अपन स्वयं हैं। ठीक है, तो ये पाषाण काल और ताम्र पाषाण, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन और लोह युगीन, इन 5 भागों में सभ्यताओं को बांटा जाता है। अब मैं इनमें सभी में से एक एक काल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात करूं मैं पाषाण काल की। पाषाण काल
मित्रों पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। काल का मतलब होता है समय, यानी कि वह समय जिस समय केवल और केवल क्या था? पत्थर था। ठीक है, तो पाषाण काल को मित्रों 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। एक तो है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तीनों अलग अलग भागों में इस काल को डिवाइड किया जाता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। ठीक है मेरे मित्रों, इसका समय मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, आपको प्रत्येक बुकों में अलग अलग समय आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है और समय का प्रश्न आपके कभी भी पूछा नहीं जाएगा। तो पाषाण काल को यानी कि पत्थरों के आदि मानव द्वारा जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उन पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया गया, उन सभी औजारों के अनुरूप ही इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के रूप में इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण में मानव की जाति थी मित्रों नेग्रिटो। कौन सी जाति थी? नेग्रिटो। यानी कि यह उस समय की बात है जब मानव सबसे पहले धरती पर आया था। न तो मानव को कोई सूझबूझ थी, न कुछ भी नहीं। ठीक है ना, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और ये रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सारे अलग अलग मानवों के जो है नाम है। सबसे पहले सबसे प्राचीन नाम था वो था रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है ना, निएंडरथल मानव, होमो इरेक्टस मानव, होमो सेपियंस मानव। तो वर्तमान में जो सबसे बुद्धिमान मानव है वो है होमो सेपियंस मानव, वह आधुनिक मानव है जिसको वैज्ञानिक नाम भी अपन होमो सेपियंस कहते हैं। तो ये वह मानव है जो सबसे पहले धरती पर आया। न तो इसको कोई सूझबूझ थी, न खाने का ठिकाना, न कुछ भी नहीं, केवल ये पेड़ों के ऊपर रहता था, पत्थरों की छाल वगैरह पहनता था और न तो इसके पास स्थायी रहने की, एक जगह टिकने की कोई प्रवृत्ति थी, न कुछ भी नहीं। यानी कि दिन भर ये चलता ही रहता था और जहां पर भूख लगी शिकार कर लिया, खा लिया और फिर और आगे चल दिया। यानी कि एक जगह टिके रहने की कोई भी प्रवृत्ति इस मानव में नहीं थी। तो यहां पर जाति कौन सी हो गई मेरे मित्रों? नेग्रिटो। भोजन कौन सा हो जाएगा इनका? कच्चा। कौन सा भोजन? कच्चा, क्योंकि यह वह समय है जिस समय आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था और मानव की कोई भी स्थायी रहने की प्रवृत्ति नहीं थी, रहने की प्रवृत्ति नहीं थी। तो ये वो मानव है। ठीक है, अब उसके बाद देखो पूरा पाषाण से मानव प्रवेश करे जब मध्य पाषाण काल में। अब यहां पर क्या हुआ कि मौसम परिवर्तन होता है, जलवायु वगैरह ये सारी परिवर्तन होती है। तो इस समय क्या हुआ, बड़े बड़े जो शिकार थे, बड़े बड़े जो जानवर थे वो लुप्त होने लग गए। और अब यहां पर क्या हुआ, मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव के शिकार करने के जो जानवर थे जिनसे वो शिकार करते वो छोटे छोटे हो गए, मतलब छोटे छोटे जानवर बचे थे, जो बड़े बड़े शिकार थे वो लुप्त होने लग गए। तो आपने ये भी देखा होगा कि बड़े जानवरों के मुकाबले छोटे जानवर जो होते हैं वो ज्यादा फुर्तीले होते हैं। तो यहां पर स्थायी रहने की, देखो पूरा पाषाण में स्थायी रहने की प्रवृत्ति नहीं थी। मानव नेग्रिटो जाति का था, इसी को कोई सूझबूझ नहीं थी, भोजन कच्चा, किसी एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। मतलब तू तेरा देख ले, मैं मेरा देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं, दूसरों का देखते, मतलब अकेला ही रहता था मानव। ठीक है ना। अब जब मध्य पाषाण काल में प्रवेश किया तो मानव ने यहां पर छोटे शिकार करने के लिए, छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए छोटे पत्थरों के औजार बनाए, पत्थरों के छोटे औजार बनाए। तो मित्रों छोटे पत्थरों के औजार मैंने उस समय वीडियो में भी आपको बताया था जब मैंने कुछ शब्द लिखे थे। ठीक है ना। तो पत्थर के छोटे औजार मित्रों माइक्रोलिथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? माइक्रोलिथ।
लिद कहलाते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि मैंने कहा कि छोटे जानवर जो होते हैं फुर्तीले होते हैं, एक अकेला व्यक्ति इनको पकड़ नहीं सकता, तो यहां पर मानव ने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या कर लिया? ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। यहां पर मानव अकेला ही रहता था, तू तेरा देख ले, मैं मेरा देख लूंगा, और यहां पर मानव ने झुंड बनाना प्रारंभ किया। क्या किया? झुंड बनाना प्रारंभ किया, यानी कि 5 या 7 8 9 10 जिनका भी था, इन 10 जनों का ग्रुप बनाया और सभी ने मिलकर तय किया किसी एक जानवर को अपन चारों तरफ से घेर लेंगे और फिर उसके ऊपर औजार मारेंगे, वो मर जाएगा, फिर अपन क्या कर लेंगे? शिकार कर लेंगे। तो इस तरफ से इन्होंने यहां पर मानव ने झुंड बनाना स्टार्ट किया। सबसे बड़ी बात, मध्य पाषाण काल में ही मानव ने सर्वप्रथम पशुपालन करना प्रारंभ किया था। क्या करना प्रारंभ किया? पशुपालन करना प्रारंभ किया। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ तो कर लिया, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम पाला गया पशु कौन सा था मेरे मित्रों? कुत्ता था। कुत्ते को सर्वप्रथम मानव ने पशु के रूप में अपनाया। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि कुत्ते की सबसे प्राचीनतम हड्डी के साक्ष एक तो मिले बागोर भीलवाड़ा से। कहां से मिले? बागोर भीलवाड़ा से। और एक मिले आदमगढ़ एमपी से। ये 2 स्थान ऐसे हैं जहां से कुत्ते की सबसे प्राचीनतम हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए। पहला बागोर भीलवाड़ा और दूसरा है आदमगढ़ एमपी। मित्रों इसको ध्यान रखना क्योंकि यह प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। अब आगे मैं बात करूं, यहां पर मानव ने झुंड बनाना प्रारंभ तो कर लिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ? देखो, ये कोई शिकार है, कोई अच्छा सा सुंदर सा मैं शिकार बना देता हूं, ठीक है ना। ये कोई शिकार है, कोई जानवर है, ठीक है ना। अब इस जानवर का शिकार करने के लिए इन्होंने क्या किया? इसको चारों तरफ से घेर लिया। मैंने कहा ना कि झुंड बनाया तो इसको चारों तरफ से घेर लिया। और पत्थर के औजार तो इनके पास थे, तो इन्होंने क्या किया? इसके ऊपर पत्थर के औजार मारने स्टार्ट कर दिए ताकि ये मर जाए और हम इसके ऊपर इसका क्या कर ले? शिकार कर ले। तो मित्रों ध्यान से सुनो, अगर चारों तरफ से अगर पत्थर उसके ऊपर पड़ेंगे तो पत्थर भी तो आपस में टकराएंगे। टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? बिल्कुल टकराएंगे। और जैसे ही पत्थर आपस में टकराए तो क्या निकली? आग निकली, चिंगारी निकली। और आग निकलने के बाद यहां पर जो थी घास पड़ी हुई थी, वो घास में आग लग गई और उस आग में ये जो जानवर था वो जलकर क्या हो गया? मर गया। और मरने के बाद इस सभी लोगों ने अगर इसको खाया तो इन्होंने सोच लिया कि भाई ये तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। यानी कि इनको ये पता लग गया कि इन दोनों पत्थरों को टकराने से ऐसी कोई चीज निकलती है जिससे भोजन को क्या किया जा सकता है? स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। तो मेरे मित्रों, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। आग का आविष्कार मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। तो देखो मित्रों, यहां पर स्थायी रहने की प्रवृत्ति नहीं थी, यहां भी स्थायी रहने की प्रवृत्ति नहीं है। यहां पर क्या किया है? देखो, पत्थरों के छोटे औजार बना लिए, झुंड बनाना प्रारंभ कर लिया, आग का आविष्कार कर लिया, पशुपालन करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम पशु किसको पाला गया? कुत्ते को पाला गया। और कुत्ते की सबसे प्राचीनतम हड्डी के साक्ष्य बागौर भीलवाड़ा और आदमगढ़ एमपी से प्राप्त हुए थे। तो मित्रों आगे अगर अपन बात करें तो यहीं पर आग का आविष्कार हुआ। भोजन यहां पर कच्चा था तो यहां पर क्या हो जाएगा? पका हुआ भोजन हो जाएगा। तो क्यों होगा? क्योंकि आग का आविष्कार हो चुका है। लेकिन स्थायी रहने की प्रवृत्ति यहां पर नहीं अपनाई है। मतलब झुंड बनाया, कहीं पर भूख लगी, झुंड बना लिया, शिकार कर लिया, खा लिया और आगे चल दिए। लेकिन अब मानव प्रवेश करेगा नव पाषाण काल में। किसमें प्रवेश करेगा मेरे मित्रों? नव पाषाण काल में प्रवेश करेगा। अब इस नव पाषाण काल को महापरिवर्तन काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? महापरिवर्तन काल भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के मुकाबले सबसे ज्यादा परिवर्तन जो है वो नव पाषाण काल में हुआ था। तो ध्यान से सुनना मित्रों, इसी नव पाषाण काल को महापरिवर्तन काल भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, महापरिवर्तन काल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों कालों के मुकाबले सबसे ज्यादा परिवर्तन नवपाषाण काल में हुआ। अब देखो यहां पर मानव ने पशु पालन करना प्रारंभ कर दिया। अब यहां पर क्या करेगा मानव, सर्वप्रथम मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर लिया। तो प्रश्न आ जाएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि किस काल में की गई थी, तो नवपाषाण काल में सर्वप्रथम मानव द्वारा कृषि की गई थी। तो मित्रों ध्यान से सुनना, यहां पर तो मैंने कहा कि स्थायी रहने की प्रवृत्ति नहीं थी। अब ऐसा तो है नहीं कि कृषि करना प्रारंभ कर लिया, आज बुवाई कर ली, कल कटाई कर ली, फिर चल दो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी फसल को पकने के लिए कम से कम 4 महीनों का समय लगता है। अगर 4 महीनों का समय लगता है तो उनको इंतजार भी करना पड़ेगा, और इंतजार करना है तो एक जगह टिक कर भी रहना पड़ेगा। तो जैसे ही कृषि करना प्रारंभ किया तो दूसरा पॉइंट होगा, स्थायी रहने की प्रवृत्ति को अपनाया। स्थायी रहने की प्रवृत्ति को अपनाया, और स्थायी रहने की प्रवृत्ति को अपनाया है तो इनको जाहिर है कि मकान भी बनाएंगे। तो मकान बनाना प्रारंभ किया इन्होंने, मकान बना ली, ठीक है। अब कृषि कर ली, औजार इनके पास थे, फसल धीरे धीरे क्या हो गई, बड़ी हो गई। फसल बड़ी होने के बाद औजार इनके पास पत्थरों के थे, तो पत्थरों के औजार थे, उन पत्थरों के औजार से इन्होंने कटाई तो कर ली, ठीक है ना। अब समस्या ये आ गई अब उनको बड़ा किस में जाए, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना मित्रों, यहीं पर मानव ने चाक का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, चाक का आविष्कार किया। कल परसों ही मैंने आपको बताया था वीडियो में पहले वाले में कि चाक का मतलब होता है कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जिस पहिए को घुमाता है वो क्या कहलाता है, चाक कहलाता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जिस पहिए को घुमाता है वो चाक कहलाता है। तो मेरे मित्रों, अगर चाक का आविष्कार हुआ है तो किसका आविष्कार होगा, मृदबांड का आविष्कार होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मिट्टी के बर्तन का आविष्कार हुआ। अब मिट्टी के बर्तन बना लिए और उसमें उन्होंने फसल को बर तो दिया। अब बढ़ने के बाद वापिस प्रश्न उठ गया अब इसको ले जाए किसमें जाए, ठीक है ना। तो मित्रों ध्यान रखना, इसी चाक को मानव ने पहिया बना दिया। क्या बना दिया, पहिया बना दिया। और पहिए का आविष्कार भी किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल में पशु इनके पास पहले से है ही, और नवपाषाण काल में पहिया बना दिया, और पशु और पहिए को मिलाकर मानव ने यहां पर पशु गाड़ी का आविष्कार कर दिया। किसका आविष्कार कर दिया, पशु गाड़ी का आविष्कार कर दिया। तो मित्रों ध्यान से देखो, यहां पर मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया, स्थायी रहने की प्रवृत्ति को अपना लिया, मकान बनाना प्रारंभ कर लिया, चाक का आविष्कार कर लिया, मृदबांड बनाना प्रारंभ कर दिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, पशु गाड़ी का आविष्कार कर लिया। तो आपने देखा होगा इन दोनों के मुकाबले सबसे ज्यादा परिवर्तन किस काल में हुआ है, नवपाषाण काल में हुआ है। तो इसीलिए नवपाषाण काल को महापरिवर्तन काल कहा जाता है। अब महापरिवर्तन काल इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब इन सभी चीजों को एकत्र करके आप ध्यान से देखो, तो स्टार्टिंग से जब मैंने बताया कि मानव सबसे पहले धरती पर आया, ठीक है ना, धरती पर आने के बाद यहां तक मानव ने अपना एक छोटा सा गांव बसा लिया था, ठीक है ना। यहां तक देखो, पानी इनके पास है, पशुपालन ये कर रहे हैं, स्थायी रहने की प्रवृत्ति अपना ली, कृषि कर रहे हैं, मकान इनके पास है, पहिया है, पशु गाड़ी है, पशु है, ठीक है ना, और मृदबांड है। इन सारी चीजों को, एक गांव में यही होता है इतना सब कुछ कि पशु भी पालन करते हैं, कृषि भी करते हैं। तो इस सभी चीजों को मिलाकर अपन ये सोच सकते हैं कि मानव ने अब तक अपना एक छोटा सा गांव बसा लिया था। अब मित्रों ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि मानव द्वारा सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता के साथ कहां से प्राप्त हुए थे। यानी कि मैंने ये जो चीज बताई है,
आदि मानव ने सबसे पहले जो गांव बसाया था उस गांव के साक्ष्य किस जगह से इतिहासकारों को प्राप्त हुए? तो विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रामीण सभ्यता के साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए मेरे मित्रों? विश्व की सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता यानी कि वह सभ्यता जो आदि मानव द्वारा सबसे पहले बसाई गई थी, तो उसके साक्ष्य हमें मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे। तो मित्रों, पाषाण काल के बारे में मैंने आपको इतना सब कुछ बताया। आदि मानवों ने क्वार्टजाइट नामक पत्थर से अपने औजार बनाए थे। कौन से पत्थर से? क्वार्टजाइट नामक पत्थर से अपने औजार बनाए थे। एक चीज और बता देता हूं कि एक प्रश्न आया था आईएएस में लगभग कि मध्य पाषाण काल में, ठीक है ना, सर्वप्रथम मिसाइल प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? मिसाइल प्रणाली, ध्यान से सुनना, सर्वप्रथम मिसाइल प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था मेरे मित्रों? मध्य पाषाण काल में हुआ था। अब ध्यान से सुनो, मिसाइल को छोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो मिसाइल को छोड़ा जाता है कैसे? जब पीछे से अगर प्रेशर दिया जाए तो मिसाइल आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो ये मिसाइल प्रणाली है। ऐसी की ऐसी प्रणाली प्राचीन काल में क्या थी? तीर धनुष। कि तीर धनुष की प्रणाली के आधार पर ही तो मिसाइल प्रणाली बनी थी। अब एग्जामिनर ने सीधा तीर धनुष तो नहीं बोला कि तीर धनुष का आविष्कार किस काल में हुआ था, उसने प्रश्न को चेंज कर दिया भाई साहब कि सबसे पहले मिसाइल प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो जब तीर है, तीर को अगर पीछे खींचा जाए और प्रेशर पड़ेगा तभी तो तीर आगे जाएगा, और वैसे ही मिसाइल जाती है। तो प्रश्न एग्जामिनर ने चेंज कर दिया कि सर्वप्रथम मिसाइल प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था, या वो सीधा सीधा ये भी हो सकता है कि सर्वप्रथम तीर धनुष का आविष्कार किस काल में हुआ था मेरे मित्रों? मध्य पाषाण काल में हुआ था। यानी कि सर्वप्रथम तीर धनुष या फिर मिसाइल प्रणाली का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। अगर उसने तीर धनुष न देकर मिसाइल प्रणाली दे दी तो इसको भलीभांति ध्यान से पढ़ लेना आप कि मिसाइल प्रणाली का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ। मानव ने क्वार्टजाइट नामक पत्थर से अपने औजार बनाए थे। छोटे पत्थरों से जो औजार बनाए गए थे वो माइक्रोलिथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे मित्रों? माइक्रोलिथ कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रामीण सभ्यता के साथ मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे। तो ये मैंने पाषाण काल के बारे में आपको बहुत सी चीजें आपको बता दी है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैंने ये तीनों काल पढ़ाए मेरे मित्रों, तो यहाँ पर मैंने बीच में कभी कहीं पर भी किसी धातु का नाम नहीं लिया, किसी भी धातु का नाम नहीं लिया। मैंने केवल कहा है पत्थर पत्थर और पत्थर। इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल। यानी कि वह समय जिस समय केवल और केवल क्या थे? पत्थर थे। ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मानव ने पाषाण काल के साथ साथ अब आगे पत्थरों का इस्तेमाल करते करते अब तांबे की धातु को खोज लिया। किसको खोज लिया? तांबे की धातु को खोज लिया। और अपन प्रवेश करते हैं अब ताम्र पाषाण काल में। यानी कि मानव के द्वारा पत्थर का इस्तेमाल करते करते तांबे का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया गया, तो वो होती है ताम्र पाषाण काल। यानी कि वह सभ्यता जिस सभ्यता में मनुष्य ने पत्थरों का इस्तेमाल तो किया है, और पत्थरों का इस्तेमाल करते करते अपने जीवन में किसको अपना लिया? तांबे को अपना लिया। तो राजस्थान में ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी सभ्यता है, वो है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है मेरे मित्रों? आहड़ सभ्यता। ध्यान से पढ़िएगा आहड़ सभ्यता को। सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा या आहड़,
तो आहर सभ्यता जो है राजस्थान में ताम्र पाषाण की सबसे बड़ी सभ्यता है। अब ध्यान से सुनना, आहर सभ्यता का स्थान पूछ लिया जाए तो कहां पर होगी? उदयपुर में। कहां पर होगी मेरे मित्रों? उदयपुर में। मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी सभ्यता का स्थल, कोई भी स्थल हो, वो किसी न किसी नदी के किनारे जरूर होगा। तो आहर सभ्यता की जो नदी है, मुख्य नदी हो जाएगी, वो हो जाएगी बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। इनकी जो सहायक नदी हो जाएगी वो हो जाएगी आयड़ या बेड़च नदी। कौन सी नदी? आयड़ या बेड़च नदी। अब मैंने मित्रों आयड़ या बेड़च क्यों लिखा? यह है उदय सागर झील। कौन सी झील? उदय सागर झील। उदय सागर झील में जब ये नदी आकर गिरती है तो कहलाती है आयड़ नदी। कौन सी नदी कहलाती है? आयड़। जब उदय सागर झील से ये निकलती है तब इसका नाम क्या पड़ जाता है मेरे मित्रों? बेड़च पड़ जाता है। तो जब गिरती है तब आयड़ कहलाती है और जब निकलती है तब क्या कहलाती है? बेड़च नदी। तो सहायक नदी हो जाएगी आयड़ या बेड़च और मुख्य नदी क्या हो जाएगी? बनास नदी। ठीक है। इसी आहर सभ्यता के उपनाम, आहर सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता है मेरे मित्रों? तो आहर सभ्यता को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। इसी सभ्यता को दूलकोट के नाम से भी जाना जाता है और इसी सभ्यता को अगाधपुर के नाम से भी जाना जाता है। इन चारों नामों से इस सभ्यता को जाना जाता है। ताम्र नगरी, ताम्रवती, दूलकोट और अगाधपुर के नाम से आहर सभ्यता को जाना जाता है। और आहर सभ्यता के खोजकर्ता की मैं बात करूं तो आहर सभ्यता के खोजकर्ता थे आर.सी. अग्रवाल, वी.एन. मिश्र, एच.डी. सांकलिया और अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, इन सभी ने मिलकर इस सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन किया था मेरे मित्रों। और उत्खनन करने के बाद आहर सभ्यता से बहुत सी ऐसी ऐसी सामग्रियां मिली हैं जिनके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जहां जिसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर अच्छे तरीके से अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आहड़ में कालीबंगा और कालीबंगा में गणेश्वर और गणेश्वर में बैराट, सब चीज मिक्स मसाला हो जाएगी। फिर पता भी नहीं पड़ेगा कि कौन सी सभ्यता से क्या क्या निकला था, कौन सी सभ्यता से क्या क्या मिला थे, क्या क्या साक्ष्य मिले थे। ठीक है। इसलिए इस सभ्यता को बहुत ही कंठस्थ आप पढ़ें। ये वो टॉपिक है जहां से प्रश्न आते हैं। राजस्थान की मेन सबसे बड़ी सभ्यता में से एक आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा और बैराट, ये सभ्यताएं ऐसी हैं जहां से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो आहड़ सभ्यता से अगर मैं बात करूं प्राप्त सामग्री की, प्राप्त सामग्री, ध्यान से सुना मेरे मित्रों, आहड़ सभ्यता से मातृदेवी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मातृदेवी की मूर्ति मिली है। इसी आहड़ सभ्यता से दीपक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? दीपक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं मेरे मित्रों कि उस समय अनुष्ठानों में भी दीपक जलाने की प्रथा प्रचलित थी। उसके बाद बात करूं तो यहां पर मोहरे व मुद्राएं प्राप्त हुई है। 6 मोहरे और 3 मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। इन मुद्राओं पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित था। किसका चित्र अंकित था? अपोलो का चित्र अंकित था, जो हाथ में तीर व तरकश लिए हुए हैं। तरकश क्या होता है मेरे मित्रों?
तीर और तरकश लिए हुए हैं। आपने भगवान राम की फोटो देखी होगी, भगवान राम की फोटो में हाथ में तो धनुष होता है, पीछे उनके पीठ के पीछे एक टोपली होती है जिसमें तीर रखे जाते हैं, और वही टोपली जिसमें तीर रखे जाते हैं वो क्या कहलाती है? तरकश कहलाती है। ठीक है मेरे मित्रों, तो यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित मिला है जो हाथ में तीर और तरकश लिए हुए हैं। जैसे अपन हिंदू धर्म में भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, वैसे ही यूनानी लोग, यूनानी देवता अपोलो की पूजा करते हैं मेरे मित्रों। अब आगे मैं बात करूं आहर सभ्यता के मकानों की, मकानों के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां से 45 फीट लंबा मकान प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? 45 फीट लंबा यहां से मकान प्राप्त हुआ है। यहां के मकानों की छतें बांस बिछाकर, क्या बिछाकर? बांस बिछाकर मिट्टी से लेपी गई थी। किससे लेपी गई? मिट्टी से लेपी गई थी। यहां के मकानों की नींव पत्थर की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? पत्थर की बनी हुई थी। यहां के मकान जो हैं वो आयताकार थे। कौन से आकार के थे? आयताकार थे। तो 45 फीट लंबा यहां से मकान प्राप्त हुआ। मकानों की जो छतें हैं वो बांस बिछाकर मिट्टी से लेप दी गई थी। नींव इनकी पत्थर की बनी हुई थी। मकान कैसे थे? आयताकार थे। मेरे मित्रों आगे और इसके बारे में मैं आगे और बताऊं तो आहर सभ्यता से मिट्टी के वृषभ आकृति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? मिट्टी की वृषभ आकृति प्राप्त हुई है मित्रों। वृषभ का मतलब होता है बेल। क्या होता है? बेल। तो मिट्टी के बेल की आकृति प्राप्त हुई है। इसे बनासियन मूल कहा गया। क्या कहा गया? बनासियन मूल कहा गया। अब ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूजन करने वाला एक प्रश्न आता है कि मिट्टी के वृषभ की आकृति कहां से प्राप्त हुई, तो आप करोगे आहर सभ्यता से। वहीं पर अगर प्रश्न आ जाए कि तांबे की वृषभ आकृति कहां से प्राप्त हुई, तो आप करोगे कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। कहां से प्राप्त हुई? तांबे की वृषभ आकृति आ जाए तो कालीबंगा करोगे, मिट्टी की वृषभ आकृति आ जाए तो आप आहर करोगे। ठीक है मेरे मित्रों। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आहर सभ्यता से तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। अब तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है तो क्या अनुमान लगाओगे कि यहां के लोगों का प्रमुख व्यवसाय तांबे को गलाकर उनके नए नए उपकरण बनाना था। ठीक है ना। यहाँ यही लोग ये काम करते थे कि तांबा मिलता था और तांबे को गलाते थे और उनके नई नई चीजें वो बनाते थे। तो सीधा सीधा ये चीज अपने को जाहिर हो रही है कि यहाँ के लोग तांबे से भी परिचित थे। किससे परिचित थे? तांबे से भी परिचित थे। ठीक है मेरे मित्रों। यहां से शील बट्टे प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? शील बट्टे। शील बट्टे आपने देखा होगा कि प्राचीन पुराने घरों में या फिर दादा दादी यूज करते होंगे या गांव के घरों में मिल जाएंगे। अभी भी वर्तमान में भी एक बड़ा सा पत्थर होता है जिसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर होता है गोल सा, और मसाला पीसने के लिए जिसको उसके ऊपर रगड़ा जाता है। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? सील बट्टे कहलाते हैं। तो मैं यहाँ मेरे मित्रों यहां से देखो कि यहां से सील बट्टे प्राप्त हुए। तो सील बट्टे तो पत्थर के बने हुए होंगे, पत्थर की नींव यहां से प्राप्त हुई है। तो यहाँ के लोग पत्थर का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना, पाषाण का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। इसका मतलब यह है कि तांबे से भी यहाँ के लोग परिचित थे। यानी कि पत्थर का इस्तेमाल करते करते ये किसका इस्तेमाल भी करने लग गए? तांबे का इस्तेमाल करने लग गए। इसलिए इस सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? ताम्र पाषाण सभ्यता कहा जाता है। तो मेरे मित्रों और आगे अगर मैं बात करूं तो यहां से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं।
क्या प्राप्त हुए हैं? 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक चूल्हे पर मानव हाथ के पंजे के निशान हैं। किसके निशान हैं? मानव हाथ के पंजे के निशान के एक चूल्हे पर बने हुए हैं। एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त होना, तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं या तो यहां पर संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित होगी या फिर यहां पर सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता होगा। तो एक साथ सबसे ज्यादा चूल्हे तो वही मिलते हैं, या तो बड़ा परिवार होगा या फिर सभी मिलकर सामूहिक भोज का आयोजन करते होंगे। आहार सभ्यता की सबसे बड़ी बात यहां से गेहूं, ज्वार व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? गेहूं, ज्वार और चावल के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए होते हैं मेरे मित्रों। आहार सभ्यता से कपड़ों पर रंगाई व छपाई के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुई हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कपड़ों पर रंगाई और छपाई के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं मेरे मित्रों। और इस आहार सभ्यता से एक समाधान प्राप्त हुआ है, एक शव प्राप्त हुआ है, जिसका सिर जो है उत्तर दिशा में था। कौन सी दिशा में था? उत्तर दिशा में था। तो मेरे मित्रों, आहार सभ्यता से यह सारी चीजें अपने को प्राप्त हुई हैं और इन चीजों को भली भांति आप ध्यान से नोट करने के बाद आराम से लिखिए, 2 से 3 बार लिखिए और कंप्लीट याद कीजिए, क्योंकि सभ्यता वो टॉपिक है जिसको कंठस्थ याद करना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। तो एक बार इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है आप ले सकते हैं और उसके बाद फिर इस सभ्यताओं को आराम से धीरे धीरे पढ़िए। इस वीडियो में मैंने आज आपको पाषाण काल और आहार सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया है और आगे अपन पढ़ेंगे ताम्र युगीन सभ्यता और ताम्र युगीन के बाद कांस्य युगीन, ऐसे धीरे धीरे लेकर अपन आगे चलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद है कि आप कंटिन्यू इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आपको अच्छी नॉलेज अगर इन चीजों से मिल रही है तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये चीज इतनी जरूरी है, अपने भविष्य के लिए जरूरी है। केवल ऐसा ही नहीं है कि नौकरी लगे आप, है ना, ऐसा ही नहीं केवल नौकरी लगने के लिए, नौकरी तो अपन लगेंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी लगने के लिए ही पढ़ना ये कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि पढ़ाई केवल सीखने के लिए की जाती है और जितना सीखोगे तो सक्सेस की तो बात ही मत करो, सक्सेस तो आपके कदमों में ऑलरेडी आ जाएगी मेरे मित्रों, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए निरंतर और अपने दिमाग का विस्तार कीजिए और जितना अच्छा हो सके आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। और बस इतना ही क्यों कहूंगा मैं इस वीडियो में। और कल मैं आपके लिए जो गणेश ताम्र युगीन सभ्यता है, राजस्थान की जो सबसे बड़ी ताम्र युगीन सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, जिसको ताम्र जननी के नाम से जाना जाता है। जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, ठीक है। तो इसके बारे में अपन कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।